मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज के शो में भी हम बात करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका, जो सिचुएशन है इस वक्त, करंट सिचुएशन, खासतौर पर अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, और उसके बाद पाकिस्तान में जो हाई कमांड, हाई लेवल मीटिंग हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप और इसके अलावा जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके बीच क्या फैसले हुए। मेरे साथ इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है जनाब इम्तियाज गुल साहब, जो कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं, कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं और बहुत जानी पहचानी शख्सियत है पाकिस्तान से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो इम्तियाज गुल साहब। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। वेलकम जी। इम्तियाज साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, बहुत कुछ अभी बहुत तेजी से सब चीजें बदल रही हैं। आप ये जो अभी हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बाद हमें पता चला कि ये फैसले हुए हैं या ये बताया गया है कि ये सिचुएशन है, तो सवाल ये एक उठ रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा असर अंदाज होगी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या ये जो हमने एक अमेरिका से हम दूर हो गए और हमने अफगानिस्तान का साथ देने का फैसला किया, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका के तो कभी करीब हम रहे ही नहीं हैं। हमेशा से एक बदएतमादी का रिश्ता रहा है और उस बदएतमादी के रिश्ते को बढ़ावा देने में हमारे पड़ोसी भारत ने भी अपना किरदार अदा किया है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ होता रहा है गुज़िश्ता 25 बरसों में, उसकी वजह से और उसका बदला भारत ने हमारे पाकिस्तान से इस तरह लिया कि जो दुनिया पाकिस्तान का एक नैरेटिव, दुनिया में एक तशख़्ख़ुस जो उभरा है वो भारत से होके गया है, नई दिल्ली से होके गया है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई और पाकिस्तान पे शुबहात भी रहे। जो मिलिटेंसी थी कश्मीर में, उसके लिए जो सपोर्ट यहाँ से होती थी, जो पाकिस्तानी ग्रोह उसमें मुलविस थे, ये कहा जाता था कि हुकूमत या रियासत उनको सपोर्ट करती है। तो उस वजह से पाकिस्तान और अमेरिका का जब जो भी ताल्लुक़ रहा, जब से भी था, हमेशा फंक्शनल रहा है और ये बहुत पुरानी तारीख़ है। 1971 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था भारत के मुकाबले में, और यही हाल गुज़िश्ता 20 बरसों में भी था कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोalition सपोर्ट कोalition फोर्सेस को, जो ISAF जिसको कहते थे, अफ़गानिस्तान के लिए उनको मदद तो फराहम की, लेकिन शक और शुबा जो है वो अपनी जगह पे कायम रहा और इसका इजहार हर अमरीकी फ़ौजी जर्नल जो कि अफ़गानिस्तान आके कुछ अर्सा पोस्टिंग करता था, वो उसका इजहार करता रहा है। अब अलबत्ता ये हुआ है कि एक तकरीबन मुस्तकिल सी लाइन खिंच गई है और हमारा चूँकि झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान कम से कम 29 अरब डॉलर की चीन ने यहाँ पे सरमायाकारी की है। उसके मुकाबले में अमेरिका ने गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान वादे वईद बहुत किए, सेकेंड हैंड इक्विपमेंट, नाकारा इक्विपमेंट बहुत दिया पाकिस्तान को, कुछ कर्जे भी माफ़ किए, कोई कहा जाता कुछ सिक्योरिटी असिस्टेंस जिसको ये कहते थे, वो एक्चुअली कोalition सपोर्ट फंड्स थे, जो कि ये वो फंड्स हैं जो कि अमेरिका की ख्वाहिश पे मुतल्लिका मुल्क मुतल्लिका मुल्क के फ़ौजी ऑपरेशंस के नतीजे में अदा किए जाते हैं। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें तमाम सरहदी इलाकों पे डिप्लॉय की और ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उसके नतीजे में अमेरिका ने पाकिस्तान को कोalition सपोर्ट फंड्स दिए। उसको भी दुनिया भर में ये बना के पेश किया गया कि जैसे वो पाकिस्तान पे एक एहसान हो रहा है अमेरिका की तरफ से कि हमने इनको बहुत ज़्यादा इमदाद दिए। बताया जाता है 14 अरब डॉलर थे। इसके अलावा असल जो असिस्टेंस थी, कुछ कर्जे माफ़ किए थे अमेरिका ने। तो मुख्तसरन ये कि कुर्बत कभी भी नहीं थी पाकिस्तान और अमेरिका की, एक बिज़नेस रिलेशनशिप था। उस बिज़नेस रिलेशनशिप में पाकिस्तान को मैं समझता हूँ नुकसान ज़्यादा हुआ है और यहाँ पे गैर मुल्की सरमायाकारी अगर नहीं आई, ख़ुद अमेरिकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ने सिर्फ हाल ही में जाके कुछ पाबंदियाँ हटाई हैं पाकिस्तान में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। इससे पहले 20 साल बातें बहुत किया कुछ नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपना एक लाइन खींच ली है, फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका को नाराज़ किए बगैर चीन के साथ ताल्लुकात को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इम्तियाज साहब, इसमें एक ये भी बात कही जाती है कि जाहिर है कि अमेरिका
दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर समझा जाता है और इतनी बड़ी ताकत से जब आप एक नाराजगी उसकी मोल लेते हैं। पहले भी ऐसा कुछ कहा जाता रहा कि बड़े फिर उसके बाद पाकिस्तान को बुरे वक्त भी देखने पड़े, लीडर्स के साथ भी बहुत कुछ। मेरा सवाल आपसे ये था कि एक तरफ FATF में हमारी जो है वो सर पे लटकती हुई तलवार, और उसके बाद हमारी जो IMF के से जो हम करते हैं, फिर एड्स, इमदाद, फंड्स, इस सब का ये तो सब बहुत ज्यादा फिर बुरी सूरत हाल हमें फाइनेंशियली बहुत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये आप समझते हैं? तो आपने बहुत ही गंभीर अंदाज में इसको पेश किया। इस तरह नहीं है। फेटफ पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है 3 साल से। उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा पाकिस्तान का जो मालियाती बैंकिंग निज़ाम है वो और बेहतर हो गया है। IMF, पाकिस्तान को इस वक्त IMF की ज़रूरत ही नहीं है। एक 2 साल पहले एक सूरत हाल पैदा हुई थी, वो हुकूमत की बेवकूफ़ी थी चंद वज़रा की, कि वो $6 अरब की खातिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी शराइत भी मान ली जो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी, बड़ी नुकसानदेह साबित हुई हैं। दूसरी, इमदाद वगैरह पाकिस्तान को इस वक्त मगरब की तरफ से कोई नहीं मिल रही है, और जो थोड़ी थोड़ी 100 मिलियन $200 मिलियन उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। उसके मुकाबले में चीन ने $29 अरब यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, $8-9 अरब का कर्जा दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की है, जो कि वाकईतन मईशत को उसने सहारा दिया है। अमेरिका ने जो कुछ किया है उससे मईशत को सहारा नहीं मिला, अलबत्ता उनके अपने मकासद हैं, वो उससे हल होते हैं। तो उसमें ना अमेरिका ने कुछ दिया गुज़श्ता 3-4 बरसों में, ना पाकिस्तान ने मांगा है, ना FATF में जाने से, पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जिसका इआदा किया जाता था। अभी जो तलवार, सो कॉल्ड तलवार लटक रही है, ये सारा सियासी मामला है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद को नत्थी कर लिया है चीन के साथ। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया है, अभी G7 समिट हुआ था आपके पड़ोस में बरतानिया में 11, 12, 13 जून को, तो उसमें भी उन्होंने चीन को हदफ बनाया है। तो बड़ा वाज़े है कि जो भी चीन का के साथ नत्थी होगा उसको भी नुकसान पहुंचाने की या उस पे दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे ये 7 बड़े ममालिक। और चूंकि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो पाकिस्तान को दबाना आसान है बजाय चीन के। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा पाकिस्तान पे। अच्छा सर, आपकी बात से मुझे यही समझ में आया, तो इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान FATF में रहता है और नहीं निकल पाता, या ये जो इकदामात अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे किए जाते हैं जो कि हो सकता है कि कुछ गंभीर आपको लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर सैंक्शंस भी हो सकती हैं, तो आप समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज इस तरीके से नहीं होंगी ये चीजें? देखिए, दुनिया भर की ब्लैक मनी दुबई में और अब मुत्तहदा अरब अमारात के दूसरे रियासतों में पड़ी हुई है। उसके ऊपर तो FATF ने कुछ नहीं किया है। कोई 4-5 अरब डॉलर के बराबर इलीगल ट्रांजैक्शन हुई हैं इंडिया के 3-4 बड़े बैंकों से, और इसकी निशानदेही अमरीकी इदारों ने की थी गुज़श्ता साल। इंडिया को तो कुछ नहीं हुआ, उसको तो FATF का कोई सामना नहीं करना पड़ा है। तो बुनियादी बात है कि इस वक्त ये मामला तमाम तर सियासी हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया, उसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे कवानीन थे जो बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत सारे लूप होल्स थे बैंकारी निज़ाम में जो दूर हो गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला रुक गया है, और पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम को, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में ये प्रोग्राम बड़ा मददगार साबित हुआ है। हो सकता है 5-6 महीने और भी FATF की लिस्ट में रहें, और बड़ी अच्छी बात है। इसी के ज़रिए वो मसाइल जो गुज़श्ता हुकूमतों ने हल नहीं किए, उन पर तवज्जो नहीं दी, वो गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान काफ़ी हद तक एड्रेस हो गए हैं, और ये पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए बड़ा अच्छा है। बाकी अब जो मसला रह गया है वो सियासी है। वो उन्होंने, भारत ने, अमेरिका, फ्रांस ने फैसला करना है कि आया वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं रखना चाहते तो अपने दबाव यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर सैंक्शंस भी अगर लगें, वो भी तो सियासी होंगे ना, और सियासी तौर पे सैंक्शंस लगा के क्या तालिबान को किसी ने रोक लिया? 1999 में, नवंबर 1999 में तालिबान पे पहली सैंक्शंस लगी थी, फिर 2001 में सैंक्शंस लगी उन पे शुरू में। क्या तालिबान को किसी ने जंग या जिहाद, या उनके नज़र में जिहाद है, उससे रोक लिया? 20 साल के बाद उसी अमेरिका ने उनके साथ, जिसने पाबंदियां लगाई थी, उसी ने 29 फरवरी 2020 में उन्हीं तालिबान के साथ एक डील भी कर लिया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की
लिस्ट के मुताबिक अभी भी टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन उन्होंने अमेरिका ने टेररिस्ट ग्रुप के साथ बिल्कुल मुआहदा किया है। ये सारे सियासी मामलात हैं, इस पे अब ब्लॉक जियोपॉलिटिक्स हो रही है और जियोपॉलिटिक्स का ज़ाहिर है उसकी अपनी एक प्राइस होती है। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक को फिर वो करना पड़ता है, उसकी प्राइस भी चुकानी होगी। ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो अफगानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह अभी तो बहुत तेजी से तालिबान के सामने सरेंडर्स हो रहे हैं और नजर ये आ रहा है कि जिस तरह कहा यह जा रहा है कि 6 महीने भी नहीं गुजरेंगे वहां से विड्रॉल हुए तो हो सकता है कि वो पूरे उस पर काबिज हो जाएं। तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि उस सूरत में जाहिर है कि बहुत सी ऐसी ताकतें जो उस तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगी, तो आपको इसमें आगे क्या सिनेरियो नजर आ रहा है अगर आप 6 महीने के बाद देखिए, फर्ज कीजिए? अभी तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त। तालिबान कम से कम कोई 120 के करीब अजला हैं उनके दावे के बकौल, जिस पे वो बराह रास्त या बिलवास्ता कब्ज़ा कर चुके हैं। और ख़ुद गुज़श्ता रोज़ रशियन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये तस्लीम किया है कि सिर्फ गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान तालिबान ने 30 अजला पे कब्ज़ा किया है। एक अलबत्ता बात ज़रूर है, उनकी राह में बड़ी रुकावट के तकरीबन तमाम ममालिक ने बशमूल पाकिस्तान के ये कहा हुआ है कि उनकी पुरानी हुकूमत बहाल नहीं होगी, ना ही उसको तस्लीम किया जाएगा। यानी ज़बरदस्ती अगर उन्होंने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया तो फिर उस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान भी गालिबन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे इसके साथ मसाइल जुड़े हुए हैं। होगा अलबत्ता ये कि जो एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, नफ्सियाती टेरर फैल गया है बहुत अफ़गानिस्तान में। शिमाली और शिमाल मगरबी अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो जहाँ पे सरेंडर हुआ है, जिन अजला पे कब्ज़ा किया है तालिबान ने, उसमें तो एक स्ट्रैटेजी के तहत वो स्ट्रैटेजी ये थी कि आप अजला को मुहासरा कर लें, उनकी सप्लाई लाइन्स चोक कर दें और उसके नतीजे में आप जो मतलब मकामी इंतज़ामिया है उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दें। और अभी तक यही हो रहा है। तो काबुल का भी शायद ऐसे ही हो कि किसी वक्त पे मुहासरा हो जाए, लेकिन कब्ज़ा उस पर नहीं करेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है, बाकी वल्लाह आलम कि तालिबान के अपने जहनों में क्या है। लेकिन सूरत हाल जो बन रही है वो ये है कि बड़ा जल्द अगले 3-4-5 हफ्तों में, क्योंकि आज तो बागराम एयर बेस भी खाली करने का ऐलान हो गया है, बाकायदा मुकम्मल तौर पे अफ़गान अफवाज के हवाले कर दिया गया है। तो इस वक्त बहुत मुश्किल है कुछ कहना कि आइंदा 4-5 हफ्तों के दौरान वहाँ पे मिलिट्री सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। ऑलराइट। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है, एक तो ये कि जाहिर है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तो हमेशा ये वाली मुश्किल रहती है, फिर अफगानिस्तान के साथ भी हम देख रहे हैं। इसको आप इस खित्ते में खास तौर पर इन की 3 कंट्रीज के हवाले से क्या देख रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान है उसकी तो अब अफगानिस्तान में मजीद, पहले भी कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं होती थी, तो मजीद चपकलिश नजर आ रही है? जी बिलाशुबा इसमें लगता यही है कि एक नई प्रॉक्सी जंग का आगाज़ होगा अफ़गानिस्तान में। एक तरफ वो गालिब अक्सरियत है जो तालिबान हैं, तालिबान के हम ख्याल बहुत सारे लोग जो इस वक्त हुकूमत में भी शामिल हैं वो हैं। दूसरी तरफ एक अक़लियत है जो सदर अशरफ गनी हैं, उनके नायब अमरुल्लाह सालेह हैं, फिर और कुछ वज़ीर हैं, वो अक़लियत में हैं और उनके जो नज़रियाती सियासी तौर पे वो ज़्यादा भारत के साथ मिले हुए हैं या उनके साथ उनकी कुर्बत है। जबकि बाकी लोग बशमूल तालिबान के, बशमूल गुलबदीन हिकमतयार के, मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी किसी खासी हद तक वो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन, रूस के साथ उनकी पोजीशन हम आहंग है और वो ये है कि आप जल्द अज जल्द बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात हैं उसको किसी हतमी नतीजे पे पहुंचा के वहाँ पे एक नया सियासी निज़ाम कायम करें अफ़गानिस्तान में, ताकि अमन की राह हमवार हो सके। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बड़ी रुकावट खुद अफ़गान धड़ों की नज़र में सदर अशरफ गनी हैं और उनके कुछ साथी हैं, जिन्होंने अब अंदरूनी तौर पे अब बाकायदा तौर पे ऐलान किया है कि वो जो मकामी मिलिशियाज़ हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में उनकी बाकायदा फंडिंग करेंगे ताकि वो तालिबान के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो सकें। तो इस तरह सदर अशरफ गनी और उनके साथियों ने अंदरूनी अफ़गानिस्तान में एक नई सफ़बंदी का बिल्कुल सामान पैदा किया है और अब ये उनकी सवाबदीद भी होगा कि किस हद तक वो आमादा हैं अपनी मौजूदा पोजीशन से ज़रा सा पीछे हट के तालिबान और तमाम दूसरे लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो कि अमन के ख़्वाह हैं, अफ़गानिस्तान के अवाम के की खुशहाली के ख़्वाह हैं, उनके साथ मिल के किस हद तक वो
एक दरमियानी रास्ता निकालते हैं अमन की तरफ जाने के लिए और एक सियासी ढांचा कायम करने के लिए, जिसकी मदद से मुस्तकिल अमन की राह हमवार की जा सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इम्तियाज गुल साहब, जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, खुदा हाफिज।